सो हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ओलियो बोर्ड का जो मेंस वाला लाइव मुक हुआ है ये इस वीक का उसके मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। और मतलब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है कि अनफॉर्चुनेटली जो पंडित्स वाले अपन लाइव मॉक सॉल्व कर रहे थे वो अब वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। मतलब उसका ऐसा होगा कि अपन रिटर्न सॉल्यूशन जरूर देख लेंगे, पीडीएफ के फॉर्म में जैसे मैंने आज डाला था वैसे कर लेंगे, बाकी वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो वो कुछ नहीं कर सकते भाई उस चीज़ का, तो मतलब जैसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे दे दी थी। हाँ, बाकी इतना कर सकते हैं कि आप उसको सॉल्व करिए, मैं पीडीएफ दे दूंगा, अनसॉल्व्ड और सॉल्व दोनों। अगर कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप पे आके पूछ लेना, एनी टाइम आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी तो अब ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑब्वियसली, जैसे अपन अभी क्या कर लेंगे, फिर जैसे टेक्स्ट बुक का स्टार्ट कर लेंगे, या तो हॉलीवुड अपना चल ही रहा है, अपन को प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब जैसे ऐसा कुछ नहीं करना है कि मतलब करो ही करो सॉल्व या नहीं करो, या ऐसा कुछ नहीं है। अपन को क्या है, क्वेश्चन से मतलब है, चीजें सीखने से मतलब है। क्वेश्चन मिलने चाहिए, वो वहां से मिल रहे थे, वो सोर्स बंद हो गया, दूसरा पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चीजें सीखने पे फोकस करना है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोकस हो जाओ बस एकदम, सारी चीजों को आप बैठा दो। बस 30 क्वेश्चन पे अपन को ध्यान होना चाहिए। 30 क्वेश्चन खत्म होंगे फिर जो करना है वो देखेंगे। अब देखो एक शॉपकीपर है, मतलब पक्का है कि वो फॉल्टी वेइंग मशीन, मतलब बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है। हर बार मैंने एक ही लाइन बोली है, बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन। देखो हर एक क्वेश्चन पे कुछ कुछ मेरी ऐसे लाइनें हैं जो फिक्स रहेंगी, और वो लाइनें अगर आपके दिमाग में बैठ गई हैं, मतलब आप ऐसा होगा कि 50 to 60% पेपर तो उन्हीं चीजों से सोल्व हो जा रहा होगा। बहुत बार मतलब मैंने मतलब बहुत से क्वेश्चंस में ये सेम चीजें रिपीट करी होंगी कि जब भी आपको बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन दिखे, उसको आप हमेशा रेशियो से सॉल्व करोगे। ना आपको पैसे से मतलब है, ना ग्राम यानी वेट से, ना परसेंटेज से। पूरे क्वेश्चन को रेशियो में बदलो, सॉल्व करो, आंसर आएगा बहुत आसानी से, देखेगा। इसने क्या बोला, इसने खरीदते टाइम 12% का चीटिंग करी है। मतलब वो चीज तो 100 रुपए की खरीद के लाया, लेकिन वो चीटिंग करके 112 ले आया चीज। मैं तो पूरी चीज को पैसे में बदल लेता हूं, परसेंटेज से मतलब ही नहीं था मेरे को। बेचते टाइम भी 17% का फायदा, मतलब वो बेच के अगले से तो पैसे 100 के ले रहे हैं, लेकिन वो बेच रहा है उसको 17 कम यानी 83 ही। परसेंट मैंने रेशियो में कर लिया है, कट जाएंगे दोनों, 100 से 100 कट जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब नया क्वेश्चन बन गया है 83 से 112 का। भाई 17 और 12 29 का इसको फायदा हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 83 पे हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। बाकी मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था ये चीजें, 83 और 112, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे। और अभी मेरे को मतलब हर एक चीज डिटेल में बतानी है, तो ऑब्वियसली मैं इस तरीके से बता के निकलूंगा। अब भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ऑप्शन भी बहुत क्लोज है, तो मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 2900/83 मान लेंगे इसको। और अब 83 की टेबल नहीं आती है, लेकिन हिंट ले सकते हैं ना कि 3 बार भाग जाएगा पक्का। तो 83 से मैंने 3 बार भाग दिया, 3 3 9, 8 3 24, 249 आ गया। बचेगा कितना, 41 बचेगा, मतलब 410 आ जाएगा। अब देखो 83 को 5 से गुणा करके देखो कितना आएगा, 415 आएगा। मतलब बड़ा चला जाएगा, 5 बार बड़ा चला गया, मतलब 4 बार पक्का भाग जाएगा, यानी 34 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आ रहा होगा। सही हो जाएगा। ज्यादा झिझकने की, डरने की दिक्कत नहीं है कि भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई मैं कैसे करूंगा, सब करके निकल रहे होंगे, तो वो सब बराबर ही हो जाएगा उस चीज पे। ठीक है, आओ सेकंड नंबर पे। हर पेपर में मीडियन का क्वेश्चन आ रहा है। स्टैटिक्स वाला चैप्टर बहुत जरूरी है मेंस के लिए। मीडियन ना तो मोड पूछ लेगा, सारी चीजें स्टैटिक्स की सिर्फ 2 क्लास ली थी, उनमें क्लियर करवाई थी, उससे बाहर कुछ आना नहीं है। कर लेना प्लीज उनको, अभी भी बोल रहा हूं, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहला काम क्या होगा, मीडियन क्लास निकालना। मीडियन क्लास निकालना बहुत ईजी है, पर मीडियन के लिए फॉर्मूला है, पर वो भी बताया था मैंने। भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं यहाँ पे, बहुत जल्दी लिख लेंगे। ये 20 है, 20 + 30 50, 50 + 15 65, 65 + 35 100 हो जाएगा। n/2 करके देख लेते हैं कि मीडियन क्लास कौन सी होगी। 100/2 करेंगे, 50 आ जाएगा, मतलब मीडियन क्लास ये रहेगी। ठीक है भाई, ये मीडियन क्लास होगी। आगे चलो। अब इसने क्या बोला कि मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का फॉर्मूला पता है अपन को, लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की, फ्रीक्वेंसी अपनी क्लास की, इनटू हाइट। ठीक है भाई। अब लोअर लिमिट क्या आएगी, 2000, प्लस में n/2 की वैल्यू 50 निकाल रखी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली क्लास की आती है, पिछली क्लास की तो 20 ही है। ठीक है, बटे फ्रीक्वेंसी अपनी क्लास की 30 है, 30 लिखा, इनटू हाइट। हाइट देखो 1000 है, 1000 है, 1000 है, दिख रहा है। ठीक है भाई, ये भी 30, ये भी 30, कट गए।
2000 में 1000 जोड़ेंगे 3000 फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, फॉर्मूला दिमाग में है, कंसेप्ट पता है, इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पढ़ाया था, वही की वही चीज आ गई। भाई ये 3-4 जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्लीज इनको जाके कर लो, कुछ नहीं आना उनसे बाहर। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो एक बार, इसमें क्या बोल रहा है कि एक फेयर डाई को थ्रो किया गया है, आउटकम गिवन दैट, ये देखो गिवन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन दैट आउटकम इज इवन। इवन आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, 2, 4 और 6 लिख दिया मैंने, और ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर क्या क्या होता है, 5 और 6। अब लेकिन और वर्ड का यूज किया तो इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा मेरे को। यूनियन में देखो क्या क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 5, 6, मतलब 2, 4, 5, 6, यूनियन में सारी टर्म्स आ जाती हैं। तो सारी टर्म क्या क्या आ गई, 2, 4, 5 और 6, ये मेरे को ए इवेंट मिल गया है, मतलब ए इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स मिल गए एक तरीके से। अब बी इवेंट क्या है मेरा, कि भाई प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2, 3 और 5, ये मेरा बी इवेंट हो जाएगा। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन ये गिवन दैट वर्ड की वजह से क्या निकल के आया कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पर वो भी बहुत इजी लगता है अपन को। तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और गिवन दैट में ए वाला आउटकम है, यानी नीचे ए आ जाएगा, बस इतना ही काम करना है अपन को। ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों में कॉमन देखो भाई क्या क्या है, 2, 4, 5 है, 2, 3, 5, 2 और 5 दिख गए कॉमन मेरे को, यानी कि मेरे को इंटरसेक्शन वाले में दो चीजें दिखी हैं, 2 और 5, और उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो 2 फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम 6 होते हैं। ए की कितनी हो जाएगी, 4 फेवरेबल आउटकम, टोटल 6 होते हैं। 6 से 6 कट जाएगा, 2/4 को सोल्व करेंगे, 1/2 फाइनल आंसर आ जाएगा। ये सही हो जाएगा। चीजें बहुत ईजी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जितना मैं पढ़ता हूँ उतना मैं बना लेता हूँ, या फिर उतना मैं लिख लेता हूँ। मैंने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, बी पे 90 बता रहा है, बाकी ए और सी कहीं भी लिख दो। कोसेक ए की वैल्यू 2√2 है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले बताया हुआ है। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या समझ पा रहे हो आप, कि कोसेक बराबर 2√2, नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, यानी ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। क्या बेस निकालने की नीड पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। इस कोसेक की भी नीड नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग तो, पहले पढ़ सकती है, क्या पता किसी का दिमाग ना चले, एक बार बता देते हैं। कोसेक ए था, मतलब ए वाले एंगल के लिए हाइपोटेनियस तो यही रहनी है, क्योंकि राइट एंगल के सामने है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है इसके सामने। ये कितना निकल के आएगा, 8 - 1 7 का रूट निकल के आएगा, मैंने पाइथागोरस लगा के निकाल दिया। अब एक बच्चा जो मतलब नोविस है, जो चीजें थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पाया है, वो क्या करेगा, कोस सी की वैल्यू रखेगा, साइन ए की वैल्यू रखेगा, इन दोनों की वैल्यू रखेगा, इजीली ऐड करके आंसर बता देगा, कोई दो राय नहीं है उसमें, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। एक बच्चा है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, उसको डायरेक्टली दिख गया कि एक फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा है, कि साइन ए और कोस बी और प्लस में कोस ए साइन बी, चमक जाना चाहिए इतना लिखते ही। फॉर्मूला किस चीज का होता है, साइन ए प्लस बी का, बिल्कुल होता है। यहां साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला बन जाएगा, इतना ही तो फर्क पड़ेगा। अब अब यहां पे भी थोड़ा सा खेल है कि ए प्लस सी कितना होगा। अरे भैया जी, अगर ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ 100% 90 ही होगा, जब भी तो 180 बन पाएगा, यानी ये दोनों 90 है, मतलब साइन 90 आ गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 टिक कर दो, मतलब मेरे को इस चीज की वैल्यू की नीड ही नहीं पड़ी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी खेला जा सकता था, बाकी आपकी मर्जी है, ये रखो यहाँ पे तो भी वो जुड़ के 1 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, आओ 5 नंबर पे। इसमें क्या दे रखा है, एंगल नहीं है ये, ट्रायंगल ओबीसी में ओ ऑर्थो सेंटर है, एंगल बी 72 है, ये 44 है, बीओसी पूछा है, ये वाला एंगल। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें ऑर्थो सेंटर की नीड नहीं पड़ेगी, पता है कैसे, देखना आप, मैं ट्रायंगल मार्क करता हूँ, नहीं पड़ेगी इसमें नीड, है ना। देखो ये ट्रायंगल जो मैंने वायलेट कलर से मार्क किया ना, एक बार इसको फोकस करो आप। भाई ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 44 है, टोटल 134 बन गया। अगर मैं 180 में से घटा के ये वाला एंगल निकालना चाहता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब मैं एक और ट्रायंगल मार्क करता हूँ लाल कलर से, देखिएगा, ये और ये वाला। ठीक है, अब भाई इसमें देखो, ये एंगल 72 है, ये 90 है, टोटल 162 बन गया। 90 में से घटाऊंगा, मतलब 180 में से, यानी ये वाला एंगल 18 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब ग्रीन कलर से देख लो, अब मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाला ट्रायंगल, जो मेरा मेन ट्रायंगल है। एक 46, एक 18, तीसरा मेरे को निकालना है। 46 और 18 को जोड़ लो भाई, 64 बचेगा, मतलब 64 बनेगा, 180 में से इसको घटाएंगे, 116 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। बेहद ईजी था।
ठीक है भाई, आ जाओ 6 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए ये दे रखे हैं। ठीक है भाई, लिख दो। सिंपल इंटरेस्ट है 2200 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2280 रुपए, 2 साल का टाइम दे रखा है। अब ये 2 साल के लिए है तो 1 साल के लिए अपन ऐसा ही निकाल लेते हैं, बेस्ट रहेगा। तो 1 साल के लिए डायरेक्टली भाग 2 लग जाएगा, यानी 1100 बन जाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि रेट निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, देखो भाई 2200 से 2280 मतलब कि 80 रुपए अपना अंतर हो जाएगा, यानी यही अब सीआई बन जाएगा। ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं। तो प्रिंसिपल और इनटू में रेट, प्रिंसिपल तो अब 1100 ले सकते हैं ना अपन। ठीक है, तो 1100 प्रिंसिपल ले लिया, रेट मेरे को पता नहीं है। और अरे यार, ये थोड़ी सी, एक सेकंड, इसको सही करते हैं कि मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि प्रिंसिपल अब मेरा 1100 बन जाएगा, रेट मुझे निकालनी है और बटे में 100 आ जाएगा और बराबर ब्याज मेरा 80 रुपए हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, रेट यहां से निकल के आ गई 80/11। और यही रेट अब अपन सिंपल इंटरेस्ट में काम में ले लेंगे। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल मेरा कितना है मेरे को पता नहीं है, निकालना है। रेट मेरी आ चुकी है 80/11। टाइम कितना है, अब टाइम 1 साल ले लेंगे अपन, अब 2 का तो मतलब ही नहीं है कोई। और बटे आ जाएगा 100 और बराबर में कितना बन जाएगा, अब 1100 रुपए बन जाएगा ब्याज, क्योंकि मैं 1 साल का निकाल चुका हूं, मैंने 1 साल का ही कैलकुलेट किया है। ठीक है भाई, अब इजिली इसको काटा पीटी कर लेंगे। ऐसा कर लेते हैं कि एक जीरो से एक जीरो उड़ा देते हैं, ये उधर 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो P बराबर 11 गुणा 11 121 हो जाएगा। 3 जीरो का मतलब 1000 आ जाएगा और 8 इसके नीचे आ जाएगा। ये क्यों किया, क्योंकि ये इससे 125 बार कट जाएगा। अब इसको इससे गुणा कर लो, ये बनेगा 125 आएगा, फिर 5, फिर 12, ये आ जाएगा 15125 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब इजी तो क्या बोलेंगे, टाइम टेकिंग था, लेकिन चीजें आसान थी। समझ गए अपन। 7 नंबर पे आओ। 7 नंबर में क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेथड मेरे को यही चमक रहा है कि अपन इसको इधर लाके कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू पुटिंग नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि देखो एन, पी और एम तीनों को जीरो नहीं रख सकते, और अगर जीरो नहीं रख सकते तो 1 2 3 ऐसे करके कितनी वैल्यू रख के देखेंगे, बहुत बखेड़ा सा हो जाएगा वो। तो बेस्ट रहेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं। और कुछ नहीं चमक रहा है, और कुछ तो कोई, चलो ये देख लेते हैं। और कुछ फिर अगर दिमाग में आएगा तो फिर मैं चैट में डाल दूंगा। अभी देख लो यही मेथड। भाई 9m स्क्वायर है, सारी चीज़ों को इधर ले आऊंगा मैं। प्लस 4n स्क्वायर और प्लस में p का स्क्वायर, माइनस में 30m, माइनस 12n और माइनस में 12p, और ये माइनस का 70 इधर आके प्लस का 70 बन गया। बड़ा इजी है, देखिएगा कैसे करना होता है। शायद इससे पहले भी मैंने एक बार अच्छे से बहुत डिटेल में बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक बार दोबारा से देख लेते हैं आज कि भाई मेरे को क्या करना है। हर एक चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। तो मैं देखो इनको अलग अलग ग्रुप्स में लिख लेता हूँ। ये एक ग्रुप बना दिया, अब मैं n वाला अलग ग्रुप बना दूंगा। 4n स्क्वायर ये है साथ में, ये सारे प्लस में ही है, बस मैं इनका ग्रुप अलग अलग बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे आसानी से। फिर अगला पी स्क्वायर का बन जाएगा -12p, और अब इस 70 में से अपन चीजें उठाते जाएंगे, जितना भी कम ज्यादा होगा वो अपन लास्ट में देख लेंगे। देखेगा क्या तरीका रहेगा भाई मेरा, कि यहाँ देखो आप सबसे आसान यही समझ में आ जाएगा आपको। फिर इस पे चलेंगे, फिर इस पे चलेंगे, ताकि लेवल भी उस हिसाब से इंक्रीज होगा। क्या होती है मेरी एक टर्म, क्या होती है भाई, टर्म ये होती है, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर अगर मैं लिख दूं तो ये सबको पता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। मेरे को बस इसी तरीके से सारे स्क्वायर बनाने हैं, चाहे माइनस चाहे प्लस, मतलब चाहे माइनस चाहे प्लस। ठीक है, तो भाई मेरे पास में ए स्क्वायर वाली टर्म है। ठीक है, अब माइनस में 2ab वाली टर्म आएगी। तो देखो माइनस है मेरे पास में, 2 इसमें से निकाल दिया मैंने, और a मेरे पास में पहले से p था, तो अभी भी मेरा a p ही रहेगा। मतलब कि -2a अभी तक मैं लिख चुका हूं, अब मेरे को सिर्फ b और लिखना है। अब इस टर्म को पूरा करने के लिए मेरे पास में क्या बच गया, अभी तक सिर्फ 6 बच गया है। देखो इसको एक बार पूरा गुणा करके देखो, ये दिखेगा सेम टू सेम। यानी कि मैं सिर्फ यहाँ पे अब क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे b का स्क्वायर लिखना होता है, b नहीं लिखना होता है, b का स्क्वायर। यानी 6 का स्क्वायर मेरे को यहाँ पे 36 लिखना पड़ेगा मजबूरन। यानी अब ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, और 70 में से तो अपन निकालते जा रहे हैं, बराबर 0 लगा दो। इस पूरी चीज का अब मैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो मतलब ये वाली चीज देखना जो मैं मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा सा होचपोच तो होगा देखो समझाने में, पर समझ लेना। इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूँ p माइनस में 6 का होल स्क्वायर। एक बार इसको ओपन करके देखना, आपको ये चीज दिखेगी। और ये 36 मैंने कहां से लिया, इस 70 से निकाल लिया है। अब अगला देखना भाई, a का स्क्वायर चाहिए, यानी ये 2n का होल स्क्वायर है। अब माइनस में 2ab चाहिए, यानी 2
ए की वैल्यू 2n है। अब ये फिक्स है, यहाँ 12 ही कैसे रह गया भाई, 12n आएगा ना। अब देखो 2 दूनी 4n आ चुका है, पर 12n बनाना है, मतलब एक 3 और चाहिए, 3 और चाहिए, मतलब मेरे को यहाँ पे प्लस में 3 का स्क्वायर यानी 9 लिखना पड़ेगा। यानी कि अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n और माइनस में 3 का होल स्क्वायर। समझो भाई इन चीजों को, 2n माइनस 3 का होल स्क्वायर और बीच में प्लस आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करके देखना, ये दिखेगा। अब मैं 9 और 36 अभी तक काम में ले चुका हूँ, आसान बन जाएगा। 36 और 9 को जोड़ो 45, पर मेरे को 70 बनाना है, मतलब 25 की अभी तक कमी रह रही है, वो 25 डायरेक्टली यहाँ जोड़ दो आंख बंद करके। कैसे देखना, कई बार नहीं जुड़ता है आंख बंद करके, कई बार दूसरा दिमाग भी लगाना पड़ता है, पर अभी हो जाएगा देखना। ये 3m का होल स्क्वायर है पक्का, मैं दिखाऊंगा आपको करके। अब ये क्या है, माइनस में 2 इंटू ए की वैल्यू 3m। तो देखो 3 दूनी 6m है मेरे पास में, मेरे को 5 और चाहिए बस 30 बनाने के लिए। 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया मैंने, यानी ये पूरी चीज क्या बन गई, ये पूरी चीज बन गई 3m माइनस 5 का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस तो आना ही आना है और बराबर 0 होना ही होना है। अब देखो 25 और 9 और 36 टोटल जोड़ के 70 बन गया। मैंने हर एक चीज को काम में ले लिया है, समझ में आ गया होगा। देखो भाई अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे अपन, इन सबको 0 के बराबर रखेंगे, यानी m की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। m की वैल्यू 5/3 आ गई, n की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और p की वैल्यू आ जाएगी 6। इन सबको 0 के बराबर रखने से यही आ जाएगा। अब मेरे से जो भी पूछा है मैं उसमें आंसर लिख दूंगा। 9 इंटू एम, छोटा छोटा करना पड़ेगा भाई। 9 इंटू एम की वैल्यू 5/3 बटे एन आएगा, यानी 3 और ऊपर 2 चला गया। 4 इंटू एन की वैल्यू 3/2 और बटे पी आएगा, मतलब 6 आ गया। प्लस में 5 इंटू पी की वैल्यू 6 और बटे में एम आएगा, यानी 5 और एक ऊपर 3 और चला जाएगा। थोड़ा सा होच मैंने पहले ही बोला था हो जाएगा इस क्वेश्चन में, पर मैनेज हो जाएगा। 3 3 9 कट गया, 5 दूनी 10 बच गया। अब क्या कटेगा, 3 से ये कट गया, ये 2 दूनी 4 भी कट गया, 1 बच गया। 5 से 5 कट गया, 6 3 18 गया, 18 10 28 और 1 29 फाइनल आंसर आएगा। 29 ऑप्शन में मिल गया। बड़ी खुशी मिली देख के आंसर को। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ लेंदी था। पूरे अगर 25 क्वेश्चनों में 1 से 2 क्वेश्चन अगर लेंदी या बड़े भी आ रहे हैं तो बिल्कुल भी हर्ज नहीं होना चाहिए उस चीज का, या घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन पक्का ईजी ही मिलने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं 8 नंबर के ऊपर। बाकी अगर मान लो इसका कोई भी मेरे को और मेथड चमकता है या फिर अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, बाद में स्ट्राइक करता है, मैं पक्का सॉल्यूशन दूसरा भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अब चल लेते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पे। इंटरसेप्ट पूछा है जो ये प्लेन बनाएगा एक्स वाई जेड और एक्स वाई और जेड एक्सेस के साथ में। तो भाई देखो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 4y और प्लस 3z। जब भी इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन आता है, अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D के लिए देखा है, मतलब अपन ने वहां पे अपन क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। मान लो अपनी इक्वेशन ऐसी है ax प्लस by और इज इक्वल टू c। तो अपन क्या करते हैं, इधर सिर्फ 1 रखने की कोशिश करते हैं, c से इसको भाग लगा देते हैं, तो a/cx प्लस b/cy आ जाता है, और यही इंटरसेप्ट होते हैं। यहाँ पे भी भाई ये 12 है, ये 1 बनाने की कोशिश करूंगा, 12 इधर नीचे भाग में आ जाएगा, तो सबके नीचे 12 आ जाएगा। बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ, 6/12 2 बनेगा, और ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा और बराबर 1, यानी 2,3,4 अपने क्या आ जाएंगे, इंटरसेप्ट आ जाएंगे। बहुत ईजी था। 9 नंबर पे आ जाओ। इसमें क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पढ़ना ध्यान से। कि मेरे को घोल में पी के लिए 18% सक्रिय, क्यू के लिए 54% सक्रिय, इसके साथ मिलाकर 30% वाला तैयार करना है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, इसमें क्रॉस मेथड लगाने की कोशिश करूंगा, एलिगेशन वाला। मतलब 18% है, 54% है, मिला के 30% बनाना है। मैं यहां से क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि पी का और क्यू का कितना रेशियो ले रही है वो। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है। देखो इधर घटेगा 12 आ जाएगा, इधर घटेगा 24 आ जाएगा। ये वैल्यू हमेशा एक से बड़ी एक से छोटी होती है, जब भी अपन ऐसा कर पाते हैं। रेशियो ले लेते हैं, 2:1 आ गया, मतलब पी का 2 लेगा तो क्यू का 1 लेगी। ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। अब ये देखो क्या बोल रहा है कि 90 लीटर ऑफ डिसइंफेक्टेंट बनाना है उसको, मतलब वो टोटल पी प्लस क्यू की बात कर रहा है, यानी कि 2 + 1 3 की बात कर रहा है, और 3 उसको कितना बनाना है, 90, मतलब कि 30 गुना है। समझ रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 30 आ रहा है। अब जो भी पूछा है वो निकाल देंगे। कितना लीटर्स ऑफ क्यू सॉल्यूशन चाहिएगा, क्यू का मतलब 1 की वैल्यू चाहिए, 1 गुणा 30 कर देंगे। अगर पूछता पी कितना चाहिए तो 2 गुणा 30 कर देते, अभी अपना आंसर 30 आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। बेस्ट मेथड था। 10 नंबर पे आ जाओ। रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज √3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनदर स्फेयर, यानी कि एक स्फेयर की रेडियस दूसरे स्फेयर की रेडियस के r1 बोल दो, r2 के √3 टाइम्स है। क्या समझे इससे, कि भाई एक बड़ा एक छोटा है। ठीक है, अब क्या पूछा है कि रेशियो ऑफ सरफेस एरिया बिगर का स्मॉलर के साथ में पूछा है। सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 4 पाई r² होता है, यानी 4 पाई
और r का स्क्वायर मतलब r1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4 पाई, अब r2 का स्क्वायर आएगा, r2 की वैल्यू जाएगी r1 अपॉन रूट थ्री, यानी r1 का स्क्वायर और अपॉन में रूट थ्री का स्क्वायर, तो 3 बन ही जाना है, 4 पाई से 4 पाई गया, r1 के स्क्वायर से r1 का स्क्वायर गया, 3 ऊपर जाएगा, 3/1 आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चल लेते हैं 11 नंबर पे। ठीक है, आ जाओ 11 नंबर के क्वेश्चन पे। साइड लेंथ ऑफ अ क्यूब 2x दे रखी है, मतलब कि जो साइड है वो 2x है। ये बोल रहा है 5 गुना वॉल्यूम ऑफ क्यूब करो, 5 गुना वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a का क्यूब मतलब 2x का क्यूब हो जाएगा, बराबर है 2 गुना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, मतलब 6 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। तो ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकालना है, फालतू कैलकुलेशन करवा रहा है अपन से। ये बन जाएगा 5 गुना 8x का क्यूब बराबर में 2 गुना 6 12 बन गया, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर ये बन गया। इससे ये 2 पावर से 2 पावर कट गई, इधर एक x बच जाएगा। ठीक है भाई, बाकी की चीज़ों को उधर भाग में भेज दो, 5 गुना 8 को भाग में भेज दिया। ये इसको 2 बार काटेगा, ये 6 बार काटेगा, 6/5 को सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, ऐसा ही ऑप्शन दे रखा है, x की वैल्यू आ गई। 12 नंबर पे आ जाओ। बालू की मंथली सैलरी जो है वो 50% है मीलू की मंथली सैलरी के, मतलब कि बालू की सैलरी 50% का मतलब 1/2 है मीलू की सैलरी के, या फिर बालू बटे मीलू बराबर 1/2 भी बोल सकते थे। अब ये बोल रहा है मीलू की मंथली सैलरी 28,000 कम है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन में जीरो ज्यादा थे, ये हटा देना, छोड़ दो उसको, इग्नोर करो। 28,000 रुपए कम है पीलू की मंथली सैलरी से। ठीक है भाई, लाइन ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि पीलू का भी नहीं पता, मीलू का भी नहीं पता, लेकिन पीलू की दे रखी है इसने 58,000, पीलू की दे रखी है 58,000, और इसने क्या बोला, मीलू की 28,000 कम है, मतलब मीलू की इससे 28,000 कम है, यानी मीलू की 30,000 है। समझ गए? अब देखो 2 की वैल्यू 30,000 मतलब 15,000 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, मतलब बाला की 15,000 इंटू 1 मतलब 15,000 ही आ जाएगी। बालू की पूछी थी, 15,000 आंसर हो जाएगा, वो एक जीरो हटा लेना। 13 नंबर पे आओ। लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस। आ गया वो क्वेश्चन जो पीछे बता के आया था। जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करेगा, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें आपको दो तरीके हैं निकालने के। एक तो तरीका ये है कि x को 0 पुट करके y कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर y को 0 पुट करके x कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर अपन को ये वाला और ये वाला दोनों मिल जाएंगे, दोनों के बीच की दूरी बता दिया करते हैं। ये तरीका है, पर ये लंबा है। मैंने जब पूरा चैप्टर पढ़ाया था, जब भी बोला था ये मेथड नहीं करेंगे। मेथड कौन सा यूज करेंगे, वही वाला कि इधर एक रखना है, मतलब 120 को नीचे भेज दो, तो 5x पूरे के नीचे 120 भेज दिया मैंने, 12y, और इधर सिर्फ एक बच गया। 120 को तो इधर भेज चुके हैं, ठीक है। 5 से 120 24 बार कटेगा, और ये इससे 10 बार कटेगा, बराबर 1। अब मेरे को इसने क्या पूछा है कि इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस की लेंथ क्या है, ये मेरे इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो अब देखो लेंथ कैसे निकलेगी, अंडर रूट में 24 का स्क्वायर और प्लस में 10 का स्क्वायर, ऐसा समझ लो इस चीज को। थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो यहाँ पे बेसिक, कि अगर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है, तो इंटरसेप्ट के जो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा, छोटा सा काम करना, मेरी मानना, एक बार करके देख लेना, चीजें रिवाइज हो जाएंगी, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे ये क्या होता है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है कि y को 0 रख दो, तो मैं y को 0 पटक दूंगा। ये एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। y को 0 पटकेंगे तो x की वैल्यू 24 आ जाएगी, ठीक है। फिर x को 0 पटकेंगे, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस का इक्वेशन यही होता है, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। मेरे को दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मैं इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इजीली निकाल सकता हूँ, निकल जाएगी। यहां से ये तरीका बता दिया मैंने, और ये भी अब करने की नीड नहीं है, क्योंकि 24 का 10 का और 26 का ट्रिपलेट होता है, इसको भी सोल्व करके देखोगे तो 26 ही आएगा, 26 पे डायरेक्टली टिक। ठीक है भाई, आ जाओ 14 नंबर पे। ये थोड़ा सा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम वाली बात नहीं है, लैंग्वेज देखना कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, कि मतलब टेंजेंट तो सर्कल पे बनेगी, मैंने सर्कल बना दिया, कोई एक ए पॉइंट से उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन है ना, देखो डरने की बात नहीं होती है, पढ़ के मेरे को भी कंफ्यूज लगा था, लेकिन अगर मैं एक एक वर्ड को पढ़ के एक एक चीज करता जाऊंगा, मजा आ जाएगा। देखो, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब ए पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑफ द सर्कल इज 4, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 है, तो बोले रेडियस ऑफ द सर्कल, ये मिला दो। ये हमेशा 90 डिग्री पे मिलती है, 5 4 और 3 का ट्रिपलेट होता है, 3 के ऊपर आंसर कर देंगे। बिल्कुल भी दम वाली बात नहीं है क्वेश्चंस में, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। पढ़ो लैंग्वेज को, समझो बारीकी से, डायग्राम बढ़िया से बनाओ,
1 सेकंड में आंसर दिखेगा। आओ 15 नंबर पे, मिडवे आ चुके हैं। इसकी वैल्यू देखिए, ये कंपेयर करना है मतलब रैशनलाइजेशन करना है। 1/7 माइनस 4√3, ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 4√3 और 7 प्लस 4√3। एक चीज मैंने बहुत बार बोली है, रैशनलाइजेशन करने की नीड ही नहीं है, दिमाग ही मत लगाओ। जब भी आपको पता लगे ना कि रैशनलाइजेशन करना है, एक बार इन दोनों का स्क्वायर करके देख लिया करो। ये 49, ये 48, अगर दोनों में एक का अंतर मिले ना, डायरेक्टली ऐसा समझ लिया करो कि बस इसका साइन बदल के ऊपर लिख देना है, वही रैशनलाइजेशन है। अब देखो सिर्फ यही तो बचेगा, ये चीज ऑलरेडी 1 बन जानी है, तो मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करके। यानी कि अब a√3 प्लस बी बराबर आ जाएगा इसके 7 प्लस 4√3 के। अब यहां भी कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली देखो b मतलब 7 है, a√3 मतलब 4√3, यानी a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 7। मेरे से 2a प्लस b पूछा है, 2a प्लस b कर दिया, 8 प्लस 7 15, आंसर आ जाएगा 15 का मतलब ये। ठीक है भाई, आ जाओ 16 नंबर पे। डायग्राम का खेल है पूरा का पूरा क्वेश्चन में। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज x डिग्री। पर अब ये पता नहीं है कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है, आगे चलो। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री। हाइट ऑफ टावर और बिल्डिंग 42√3 और 42√3 प्लस 1, ये बड़ी है मतलब बिल्डिंग बड़ी है। ठीक है भाई, ये टावर बनाया मैंने और ये बिल्डिंग बनाई मैंने, दोनों के बेस तो सेम होंगे, ग्राउंड पे ही बनी है दोनों। अब एक एंगल इधर दिया था इसने, देखो क्या बोला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टू बिल्डिंग इज x डिग्री, यानी टावर से बिल्डिंग का x डिग्री है। और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग टू टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री, ये 45 है, यहां बना दो चाहे यहां बना दो, आपकी मर्जी है। ये बोल रहा है इफ हाइट ऑफ द टावर इज 42√3, ये 42√3 है और ये 42√3 प्लस 1 है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 42√3 बनेगा, वो ये रहा, इधर अभी अभी लिख के आए, और आगे प्लस 42 बनेगा, मतलब ये दूरी 42 है। इतना समझ गए तो मजा आ रहा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2, मतलब बेसिकली ये x कैलकुलेट करवा रहा है अपन से और कुछ नहीं। देखो कैसे करेंगे भाई, इसको ऐसे कर लेते हैं कि हाँ ये 45 है, तो अगर ये 42√3 है तो ये 42√3 होगा। समझे होंगे मैंने इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाया। अब ये 42√3, ये 42√3। अब देखो इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाओगे, अगर ये 42 है, ये 42√3 है, मतलब ये एंगल पक्का 30 डिग्री है। जो बंदा ऐसे समझ नहीं पा रहा है वो लिखना tan x बराबर 42/42√3, ये दोनों कटेंगे, 1/√3 वैल्यू 30 डिग्री पे होती है, x की वैल्यू 30 आ गई और बंदे 30 पे टिक करेंगे। लेकिन भैया जी नंबर कटेगा, उसने क्या बोला x प्लस 2 बताओ, यानी 32 आंसर आएगा। यही खेल है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत बारीकी से पड़ेगा, गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी, ऐसी चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा। पेपर भी नहीं है जो मार्क कर ले, दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, 17 नंबर पे आ जाओ। बेस एरियाज ऑफ पिरामिड एंड प्रिज्म आर, ये तो अब देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। अब क्या होती है वॉल्यूम पिरामिड और प्रिज्म की, सोच लो भाई, टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। पिरामिड की तो होती है 1/3 बेस का एरिया इंटू में हाइट, और प्रिज्म की होती है बेस का एरिया इंटू हाइट। बस ये पढ़ा है अपन ने, ठीक है। वैल्यू रखो इसके अंदर, ये 1/3 पूरे पे बन जाएगा, एरिया बेस का 4 है और इसका बेस का एरिया 9 है, ये दोनों के बेस का एरिया थे। हाइट दोनों की 3 और 5 है, मतलब यहाँ 3 यहाँ 5, कुछ भी नहीं किया मैंने, छोटी छोटी चीजें करी हैं। इसको A1 A2 बोल देना, ज्यादा ही दिक्कत है तो इसको H1 बोल देना। ये कट जाएगा, 4/45 आंसर आएगा, ये सही हो जाएगा। बिल्कुल दम नहीं है क्वेश्चंस में। अब मेरे को अगर ये फॉर्मूले पता है तो मैं ये क्वेश्चन चुटकियों में करूंगा, जिसको नहीं पता वो फिर यही बोलेगा कि इतनी हार्ड चीजें हैं, आ नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। समझ लो भाई चीजों को, ठीक है। 18 नंबर पे आओ। राजू ने एक साइकिल 6400 रुपए की बेची 20% के घाटे पे। मैंने 1000 बार बोला है एसपी जब भी आएगा तो मैं 100 को ऊपर लिखूंगा, अगर सीपी आता तो मैं 100 को नीचे लिखता। 20% का घाटा हो रहा है, बटे 80 आ जाएगा। अगली चीज है 52,500 की 25% का फायदा हो रहा है, ये भी एसपी है, मतलब 100 ऊपर आएगा, 25% का फायदा मतलब 125। सिंप्लीफाई कर लो, 80 से ये कट जाएगा, 80 बार, मतलब ये चीज तो थी 8,000 रुपए की, जब भी घाटा हुआ है। ये चीज में क्या होगा, इसको काट लो 4 बार और 5 बार, इससे ये काट दो 10500 बार, 5 चौके 20, 42,000। अब 42,000 की थी, इतने में बेचेगा जब भी तो फायदा होगा, ठीक है। 42 और 8 50,000, मतलब चीजें थी 50,000 की और बेची इतने और इतने में, यानी कितने में
58,900 में, मतलब फायदा कमाया। फायदा कितने का कमाया? 8,900 का। कितने पे? 50,000 पे। पर परसेंटेज निकालना है मेरे को, तो डबल जीरो से गुणा कर दो। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 5 से इसको काटेंगे तो 17 पॉइंट कुछ आएगा। 17 पॉइंट कुछ ये आंसर है। समझ गए होंगे। 19 नंबर पे आ जाओ। स्टार मार्क क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, एक नंबर n है जो 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है। मतलब कैसा नंबर है, समझ रहे होगे आप। अब ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सोच लो एक बार इस क्वेश्चन को। अगर मान लो किसी ने अटेम्प्ट पहले नहीं किया था तो भी एक बार प्लीज पॉज करके सोच लो। जो मैं बातें बोलूंगा सुन के मजा आएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन, अभी अपन नंबर सिस्टम में चालू करेंगे, सेम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार पढ़ के देखो, ये क्या बोल रहा है कि एन स्क्वायर हमेशा डिविजिबल होगा ऑड नंबर से। पहली बात तो मैंने बोला है कि निट्टो सीरीज यहां भी काम आती है कि ऑलवेज आ गया मतलब नहीं होगा ये सही, ठीक है। एक्सट्रीम कीवर्ड है, लेकिन एक कायदे से देखें तो सोल्यूशन तो अपन को मैथमेटिक्स के हिसाब से देखना ही पड़ेगा। कि एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं बेसिक में जा ही नहीं रहा, मैं ये समझ रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, आप पर वैल्यू तो रख सकते हो। कोई एक ऐसा एन नंबर जो 2 से विभाजित होता है पर 4 से नहीं होता। रैंडम एग्जांपल 22, रैंडम एग्जांपल ले लो 26, रैंडम एग्जांपल ले लो 102। देखो सारे 2 से हो रहे हैं लेकिन 4 से कोई सा ही नहीं हो रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि एन स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एवरी ऑड नंबर। इसका स्क्वायर करूंगा मैं, इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, ये सारे के सारे इवन नंबर है। और इवन नंबर का स्क्वायर करूंगा तो हमेशा इवन नंबर ही निकल के आएगा। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करके देख लो। अब वो इवन नंबर अगर आ रहा है, जैसे 22 का स्क्वायर 484 होगा, 26 का स्क्वायर 676 होगा, रैंडम एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, तो 102 का स्क्वायर करूंगा तो 104 और 04 होगा। एक नंबर पे मैंने क्या देखा कि भाई ये एवरी ओड नंबर से तो कभी नहीं हो सकता, चांस ही नहीं है। मान लो क्या पता 3 से हो जाए, 7 से हो जाए, 11 से कैसे हो जाएगा, 13 से, 17 से, 19 से, सबसे थोड़ी हो जाएगा। हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल चीज है। मतलब पहला स्टेटमेंट तो 100% गलत है। दूसरे पे आ जाओ, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एन लेस देन 56, जहां पे एन की वैल्यू 15 और 30 के बीच में है। लिखो 15 और 30 के बीच वाले नंबर कौन कौन से होंगे। 15 के बाद में 16 आता है, पर 16 तो 4 से हो रहा है, फिर 18 आता है, 18 के बाद में 20 छोड़ना पड़ेगा, 22 आता है, 22 के बाद में 24 छोड़ना पड़ेगा, 26 आता है। 30 से तो ऊपर जा ही नहीं सकते। ये तीन ही नंबर है, ये तीन नंबर ऐसे हैं जो 15 और 30 के बीच में है, 2 से होते हैं और 4 से नहीं होते। इन तीनों को जोड़ के देखो, इनको जोड़ेंगे तो कितना, 66 आ रहा है। पर इसने क्या बोला, इनका सम 56 होना चाहिए। चांस ही नहीं है कि n लेस देन 56 सम ऑफ वैल्यूज, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये भी गलत है, दोनों गलत है, यानी नाइदर वन नॉट टू आ जाएगा। समझ गए होंगे, मजा आया होगा देख के। 20 नंबर पे आ जाओ। कंपाउंड रेशियो पूछा है, चार चीजें पढ़ा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ एक तरीके से बोले तो। क्या होता है, ए और बी दे रखा है, मेरे से पूछेगा क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो, नहीं नहीं नहीं, मेरे वर्ड दिमाग से निकल रहा है। थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती पूछेगा तो क्या करेंगे, बी का स्क्वायर बटे ए। फिर मेरे को ए बी सी दे के फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो मैं कर दूंगा बी इंटू सी अपॉन में ए। फिर मेरे को ए बी दे के मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा तो मैं कर दूंगा अंडर रूट ए बी। फिर मेरे से एक लास्ट चीज पूछता है, ये पूछा है ना क्वेश्चन में, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में कुछ नहीं करना है, सारे रेशियोज को एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। चारों चीजें ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। देखो भाई रख देते हैं, मतलब ये क्या डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ए बटे बी गुणा बी बटे सी गुणा सी बटे ए, यानी 2/3 गुणा 4/5 और गुणा 6/7, ये कंपाउंड रेशियो होता है। तो कट जाएंगे, 3 से 6 दो बार, 4 दूनी 8 दूनी 16/35, ये आंसर है। ठीक है, अभी और निक्की हैं वो सर्कुलर ट्रैक पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ये सर्कुलर ट्रैक है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अभी 3 राउंड कंप्लीट करता है 1 मिनट में। मैं 3 राउंड को 3 किलोमीटर मान लूंगा, 30 किलोमीटर 30,000 मेरी मर्जी है, कुछ भी मान लो। 3 राउंड को मैंने 3 चक्कर कैसे भी समझ लो कि मतलब वो 3 किलोमीटर पूरे कर रहा है 1 मिनट में। ये अभी की बात है। यानी मैंने ये क्या लिख दिया भाई, दूरी बटे समय, यानी स्पीड लिख दिया मैंने। अब अगला है निक्की, निक्की 4 राउंड कर रहा है 1 मिनट में, ये निक्की की स्पीड आ गई। मतलब एक की स्पीड 3 है, एक की 4 है। और वैसे भी दोनों देखो 1-1 मिनट के अंदर कर रहे थे, तो जो दूरी का रेशियो होता है 3 राउंड 4 राउंड, वही स्पीड का रेशियो होता है, ये भी पता है। ये सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट तक चलते हैं। 2 मिनट तक
जब भी दो बंदे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड जुड़ती है, यानी 4 और 3 7 हो जाएगी स्पीड, यानी ये 14 किलोमीटर या फिर 14 चक्कर लगा चुके होंगे। ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट ऑन ट्रैक बिटवीन स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, यानी कि वो ट्रैक पे कितनी बार मिलेंगे, ऑब्वियसली 14 बार मिलेंगे, 14 चक्कर लगाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा। 22 नंबर पे आओ, एवरेज का क्वेश्चन कल भी करवाया था, जब भी परसों करवाया था, जब भी एक ही लाइन बोली कि इसको बेसिक वाले तरीके से मत जाओ, बहुत लंबा पड़ेगा, तरीके से करो कि 8 बंदों का औसत वजन 34 है, ये बोल रहा है एक बंदे का वजन 30 लिख दिया 46 की जगह, तो मतलब सही है जो +16 है, और ये +16 कितनों पे इफेक्ट डालेगा, 8 बंदों पे इफेक्ट डालेगा, यानी कि टोटल इफेक्ट 2 का डल रहा होगा, 34 + 2 36 एवरेज नया हो जाएगा, ये आंसर सही है। 23 नंबर पे आ जाओ, शिवम 4/3 गुड वर्कमैन है निकुंज के तरह, तो शिवम अपॉन निकुंज बराबर 4/3, टुगेदर ये काम को 24 दिन में कर सकते हैं, यानी 24 दिन में ये 7 की एफिशिएंसी से इतना टोटल वर्क करेंगे, ठीक है। शिवम अकेला कितने टाइम में कर देगा, भाई शिवम अकेला पूछा है 24 गुणा 7 और बटे शिवम की एफिशिएंसी 4 है, ये इसको 6 बार काटेगा, 42 दिन ले लेगा शिवम अकेला काम को पूरा करने में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर पे आ जाओ, कमल ने एक ओल्ड टीवी खरीदा है और उस पर 2500 रुपये स्पेंड किए हैं रिपेयरिंग के ऊपर, x रुपए की टीवी खरीदी, 2500 रुपये लगा दिए उस पर, अब ये क्या बोल रहे हैं, टीवी को बेच के 25,200 में बेचा और 5% का फायदा कमाया, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20 पर फायदा हो रहा है, मतलब 21/20 हो जाएगा, 20 पे 1 का फायदा, और ये अब ये एसपी निकल गई है, ये एसपी 25,200 के बराबर है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, आसान सी चीज है, कैसे निकालेंगे, 21 से एक बार, फिर 21 से 2 बार, 12 दूनी 24,000 आ गया, 24,000 में से 2500 को घटाना है, और ऐसे मत घटाया करो, ये वाला मेथड बहुत बकवास है, 24,000 में से 2,000 घटा दो 22, और फिर 500 और घटा दो 21,500 आंसर आ जाए। 25 नंबर पे आओ, एम एन और ओ हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इतने इतने रुपए का, लिख दो भाई इनको, 3900, 5100 और 6600, एक बिजनेस स्टार्ट किया, साल के एंड में इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया, कितना 58240, अब ये बोल रहा है वो अपना 30% प्रॉफिट पी को दे देता है तो उसके पास में कितना बचा है, अरे भाई जितना इन्वेस्ट करते हैं वो उसका जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, डबल जीरो उड़ा दो सबकी, और 3 से कट भी रहे, मैं काट भी दूंगा, 13 17 और 22, अब ये टोटल प्रॉफिट कमाया है, मतलब इसी रेशियो में बटेगा, 17 और 13 हो गया 30, ये 52 बन गया टोटल, मतलब ये 52 की वैल्यू है। अब मेरे को देखो हाउ मच इज लेफ्ट विथ हिम, यानी ओ के पास में कितना बचा है वो निकालना है, मतलब ओ की वैल्यू निकालनी है, ओ की वैल्यू 22 है, पर ये 22 पूरा थोड़ी है इसके पास में, इसने इस 22 का 30% पी को दे दिया, मतलब इसके पास में सिर्फ 70% ही बचा है, यानी इसके 70% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे इसको, भाई डबल जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो गया, 52 से ये एक बार पक्का कटेगा क्योंकि ये दोनों नहीं कट रहे हैं, इतना एग्जैक्ट आंसर है तो ये दिमाग लगा लिया, फिर 6 62 आएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर 10 104 मतलब 2 बार, अब आंसर आ जाएगा 112 गुणा 22 सत्य होता है 154, 4 दूनी 8 यूनिट डिजिट आ रहा है, पर 8 दो ऑप्शन में है, मतलब ये तो दोनों पक्का कट गए, डिजिटल सम लगा लो, 2 और 1 3 और 1 4, 5 4 9 और 1 10 का मतलब 1 4 आना चाहिए डिजिटल सम, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 4 इसमें आ रहा है, इसमें और देख लो एक बार, 6 7 8 और 1 9, 8 और 1 9 इसमें भी नहीं आएगा, यही आंसर है आपका। समझ गए होगे डिजिटल सम कैसे लगाया, नहीं समझे डिजिटल सम की क्लास देख लेना जाके, बाकी ये बेस्ट तरीका था, बाकी गुणा भी कर सकते हो आपकी मर्जी। 26 नंबर पे आ जाओ, सोल्व करना है, 30/6 5 होता है, अच्छा इधर लिखना पड़ेगा 4 की पावर 3 + 5 और -6, 8 - 6 यानी 2, 4 की पावर 2 16, क्या मजाक किया है ये, कोई क्वेश्चन है ये पूछने लायक, इसमें देखो, हाँ ये ठीक क्वेश्चन है, ठीक तो क्या है मतलब बकवास ही है, एलसीएम और एचसीएफ का 2 नंबर्स के दे रखे हैं, मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, अभी अभी बता के आया हूँ, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी, और एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी दो नंबर्स का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है, तो भाई ए बी को कर लो गुणा, चाहे 39 और 13 को कर लो, बात एक ही है, अब 39 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 3, लिख सकते हैं, 13 और 13 का तो रूट बाहर आ जाएगा, 3 का रूट आएगा नहीं, यानी 13√3 आंसर हो जाएगा, 13√3 ये रहा, समझ गए होगे। 28 नंबर पे आओ, एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये है, मीन निकालना है, बताया हुआ है फॉर्मूला, एसडीएम याद आ रहा होगा,
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताया था, SDM से याद करना है, SD/M, परसेंटेज की जब भी बात करेगा इंटू 100 लगा, सॉल्व कर लो, वैल्यू रखो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दे रखा है, 32%। स्टैंडर्ड डेविएशन 2.4 है, मीन फाइंड करना है, इंटू 100 आ गया। एक पॉइंट से एक जीरो उड़ा दो, मीन निकालना है, 32 भाग में आ जाएगा और 240/32 बनेगा, 8 से काट लो, 8 चौके 32 और ये 30 बार, 15/2 का मतलब 7.5 आंसर हो जाएगा, 7.5 सही हो जाएगा। इजी चीज थी। 29 नंबर पे आते हैं, ये 62 दे रखा है, ये 26 दे रखा है, OBD पूछ रहा है, OBD ये वाला एंगल, ये भी इजी होने वाला है। कैसे होगा इजी, देखो ये पूछ रहा है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये लाइन देखो पैरेलल दे रखी है, ये लाइन इसके पैरेलल है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दो पैरेलल लाइनों पे अगर ट्रांसवर्सल डाल देता हूं तो ये और ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, यानी ये भी 62 होगा। अब देखो इस एंगल और इस एंगल के लिए ये एक्सटर्नल एंगल है, मतलब इस ट्राइंगल के लिए बोल सकते हैं, यानी ये इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी 62 विल बी इक्वल टू x प्लस 26। एक्स निकाल सकते हो, 12 माइनस 6 करेंगे, 6 वाला ऑप्शन यानी 36 आ जाएगा। बाकी इन दोनों को जोड़ के वैसे भी 62 यहीं से आ रहा। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, पढ़ाया था सेम चीज। बोल रहा है OTP 3 नंबर लेने हैं, 3 नंबर लेने हैं और 2 लेटर फॉलो होने चाहिए। ठीक है भाई, बड़ा इजी है। इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, बस ये दिमाग मत लगा देना कि यहाँ जीरो नहीं आ पाएगा। अरे भाई OTP बता रहे हो तो OTP में यहाँ जीरो लगे चाहे नहीं लगे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, OTP तो है ना, वो भी एक बताते ही हैं अपन ऐसे OTP, ठीक है, बताते तो नहीं है लेकिन होता है ऐसा, ठीक है। तो मतलब यहाँ 10 के 10 नंबर में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, 0 से लेके 9 तक टोटल 10 नंबर, और यहाँ 2 लेटर हैं तो 26 के 26 लेटर में से कुछ भी आ सकता है, यानी आंसर मेरा 10 की पावर 3 और 26 की पावर 2 बन जाएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा। मजेदार क्वेश्चन थे सारे के सारे, ठीक ठीक, मजा आया सिंप्लीफाई करके। इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है टेलीग्राम पे आके पूछ लेना एनी टाइम, और बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।